हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 5.1, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे। क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें हम लोग को क्लियर हो जाएगी तो क्या होगी, चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज है इसका 5.1, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कि जो एक्सरसाइज है 5.1, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर कि क्या है, मेरा जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, एपी बोल सकते हैं, और जिसका फुल फॉर्म क्या होती है एपी का ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होती है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम लोग दो को उदाहरण लेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट में क्या है, 2, 5, 8, 11, ठीक, ऐसे करके हम लोग 14, ऐसे करके हम लोग आगे तक तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड में जो एग्जांपल लेंगे हम लोग, उसमें लेते हैं 2, 4, 8, 10, 14, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर क्या है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे या एपी में भी है कि नहीं है। तो यह क्या होती है, इसको देखने से पहले हम लोगों को निकालनी पड़ती है कि इसका सार व अंतर समान है कि नहीं है। अगर इन दोनों के बीच का जो अंतर है अगर समान है तो वह जो है एपी में कहलाएगा। ठीक है, अगर समान नहीं है तो वह एपी में नहीं कहलाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जरा जांच कर लेते हैं और हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि यह क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। ठीक है, सार्वंतर का मतलब क्या हो गया कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होती है ना, उसको हम लोग सार्वंतर बोलेंगे। तो जो डिफरेंस होती है, सबका जो डिफरेंस है अगर बराबर बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो क्वेश्चन है यह मेरा एपी में है। और अगर बराबर ना आए, ठीक है, डिफरेंस बराबर ना आए, तो हम जान लेंगे कि यह जो क्वेश्चन है यह एपी में नहीं है। ठीक, तो जरा जांच कर लेते हैं, जैसे कि 2 है और 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितनी है ना, 3 है। अब देखो 5 है और 8 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ना, 8 है। फिर यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों के बीच डिफरेंस 3 है। अब इन दोनों को देख सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है। तो इस तरह जो है डिफरेंस सेम आ रही है। ठीक है, डिफरेंस सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी में है। क्यों लिख दिए, क्योंकि देखो दोनों के बीच का जो सार व अंतर है वो दोनों क्या है, मतलब दो संख्याओं के बीच का सार व अंतर सभी का मेरा समान आया है। जैसे इसके बीच में 3 आया, इन दोनों के बीच में भी तीन आया है, इन दोनों के बीच में भी 3 आया है, मतलब सबके सब 3 आया है। ठीक है, अब जो सेकंड एग्जाम्पल हम लिए हैं उसमें ज़रा देख लेते हैं कि यह जो है एपी में है कि नहीं है। तो देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितनी है ना, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2। अब 4 और 8 के बीच का डिफरेंस है 4। अब 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, फिर 2 आ गया। फिर यहाँ से देखेंगे फिर 4 आ गया। अब जरा देख सकते हो, एक बार 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया। तो इस प्रकार से जब चलते जाएगी तो हम देख सकते हैं कि सबका डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख दें। क्योंकि जो श्रेणी है, ठीक है, जो श्रेणी है उसका अंतर समान नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि श्रेणियों का अंतर समान नहीं है। ठीक है, श्रेणियों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी एपी में नहीं है। अब जरा आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होती है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ अगर रहेगा 1 है, 4 है,
ठीक है, 7 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मानेंगे A1, सेकंड वाला को A2, फिर A3, फिर A4, इस प्रकार से हम आगे मानते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि जो समांतर श्रेणी है, ये जो समांतर श्रेणी है, सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, सार्वअंतर निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, D बोलेंगे। और सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होती है ना, A2 माइनस A1। अब देख सकते हो A2 में मेरा कितना है ना, 4 है, और A1 में मेरा कितना है ना, 1 है। तो आ गया मेरा कितना, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, अब आगे और भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि D1 चेक कर लिए, अब क्या करेंगे हम, D2 चेक कर देंगे, ठीक है। D2 अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 में मेरा कितना है, 7 है, माइनस A2 में मेरा कितना है, 4 है। अब देखो 7 में से 4 चलेगा तो 3, देखो इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया। इसका मतलब यह क्या है ना, AP में है। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि चूंकि सार्वअंतर समान है, ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। क्यों लिखनी है, क्योंकि ज़रा देख सकते हो यहाँ पर अगर डिफरेंस बार बार जैसे कि यहाँ से यहाँ इसके बीच में डिफरेंस जितना है, इन दोनों के बीच में भी उतनी आनी चाहिए, यानी कि सबका डिफरेंस जो है ना सेम आनी चाहिए। जैसे D1 में हम निकाले तो 3 आया, D2 में निकाले तो इसमें भी 3 आया। तो इस प्रकार से क्या है कि जो सार्वअंतर है इन सभी का समान है, और जब समान सार्वअंतर रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब और देखते हैं कि और हम किस प्रकार से फॉर्मूला हम बना सकते हैं इसमें से। जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1 4 7 10, इसमें से अगर बोलेगा कि अगला 2 पद और लिखिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है A4 है, अगर हम लोग A5 और A6 निकालने बोले तो A5 अगर निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, तो A5 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, A4, ठीक है, A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, A4 प्लस D कर देते हैं जो सार्वअंतर है। तो A4 में मेरा कितना है ना, 10 है, प्लस D में कितना है ना, 3 है, तो कितना आ गया मेरा, 13 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर A6 निकालने के लिए बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे ना, A5 प्लस D को करेंगे। तो A5 में मेरा कितना है, मेरा 13 आया है, प्लस D का वैल्यू कितनी है ना, 3 है, तो मेरा कितना आ जाएगा इसमें से ना, 16 आ गया। इस प्रकार से अगला जितना भी पद निकालने के लिए बोले बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर AP में दिया हुआ है, लिख लेते हैं इस एक एग्जाम्पल और, ठीक है। जैसे कि AP 2 4 6 8 10 ऐसे चलते हुए जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे कि इसमें क्या हो गया, जो प्रथम पद है, ये जो 2 दिख रहा है, इसको हम लोग प्रथम पद मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद बराबर, देखिए A1 बराबर 2 है, ठीक है। प्रथम पद A1 बराबर कितना है ना, 2 है। इसको हम लोग A1 भी मान सकते हैं, प्रथम पद A भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर हम लोग सार्वअंतर निकालेंगे, ठीक है, सार्वअंतर अगर हम लोग D निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इस तरह से आगे चलते हुए गया। तो D जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, या फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे, या फिर A4, मतलब कोई भी हम निकाल सकते हैं इसमें से। तो 4 में से अगर 2 चल गया तो मेरे पास 2 बचा, आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग सार्वअंतर निकाल लेते हैं, और सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगी ना, A2 माइनस A1, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि n पदों की संख्या, ठीक है, जैसे कि n पदों की संख्या निकालने के लिए बोल दे, n पदों की संख्या, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। सारा का सारा जो बेसिक चीज़ है सबका सब हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर n पदों की संख्या निकालने के लिए बोले तो एक फॉर्मूला है कि an बराबर, ठीक है, an बराबर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, nवां पद भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। an को हम लोग क्या बोलेंगे ना, nवां पद भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे
और कभी कभी जो है ना ये जो ए एन है इसको हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि अंतिम पद इतना है उसका मतलब क्या मानेंगे हम लोग कि ए एन है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होती है, ना ए एन बराबर होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पर जो हम लिखे हैं यहाँ पर ई क्या हो गया मेरा पर एनवा पद हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरा ना एनवा पद हो गया। और यहाँ पर जो ए दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोल लिखेंगे ना प्रथम पद हो गया। ठीक है, प्रथम पद हो गया। और उसके बाद से एन जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिखेंगे ना पदों की संख्या। ठीक है, एन बराबर टोटल नंबर। ठीक है, एन बराबर क्या हो गया टोटल नंबर यानी कि पदों की संख्या। अब अगर डी की बात करें तो डी में हम लोग क्या लिखेंगे ना सार्वंतर। ठीक है, डी में क्या लिखेंगे ना सार्वंतर। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, जैसे कि सारा का एक एक करके हम सब का सब लिख दिए कि किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं, अब एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि आप A6 निकालिए। ठीक है, A6 निकालिए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि A6 आप निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो A6 निकालने के लिए जो है ना हमको दो चीज़ होनी जरूरी है। क्या क्या ना प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद होनी चाहिए। और ये तो मेरा n दिया हुआ है। ठीक है, n मेरा दिया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको d की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम लोग निकालते हैं कि A6 बराबर ठीक है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर कितना हो गया ना 6 हो गया, तो a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी करते हैं हम, तो a प्लस कितना हो गया 5। ठीक है, 6 में से 1 चल गया तो 5 बचेगा, तो यहाँ हो गया मेरा 5d। ठीक है, तो A7 अगर निकालने के लिए बोले, ये तो मेरा A6 था ना। अब देखो अगर जितना निकालने बोले उससे एक कम में लिखना है, जैसे कि A6 निकालने बोले तो a प्लस 5d लिखेंगे। अगर A7 निकालने के लिए बोलता तो हम क्या लिखते हैं ना a प्लस 6d। ठीक है, इसलिए क्या है कि अगर A7 निकालनी है तो हमको प्रथम पद भी चाहिए और d भी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखो अब दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, जैसे कि सेकंड मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड से हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, ज़रा देख सकते हो कि A7, चलो A7 ही निकालते हैं। अगर A7 निकालने के लिए बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे ना A6। ठीक है, A6 प्लस D। ठीक है, A7 निकालने बोले तो क्या निकालेंगे ना A6 प्लस D। अब देखो आगे और भी करते हैं, जैसे कि A8 निकालने बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो A7 प्लस D। तो बहुत ही आसान है, अगर निकालने के लिए कुछ भी दे दे, जैसे A7 हो, A5 हो, A8 हो, कुछ भी दे दे तो आप या तो इस तरीके का फॉलो कर सकते हैं या फिर इस तरीके का फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे कि अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद में हम बता दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर देखो कि अंतिम पद में हम an को हम अंतिम पद ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें देख ली हैं, जो कि जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.1 का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रा देख सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ज़रा देखते हैं एक्सरसाइज में क्या बोल रही है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जरा देख लेते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सब काफ़ी ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ को हम लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर बाय चांस अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जरा देख सकते हो, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि बताइए ये जो क्वेश्चन है यह एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो एपी में निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि सार्वंतर समान होनी चाहिए। अगर सार्वंतर समान हो गया मतलब वह क्वेश्चन है जो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है।
ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है ना 8 रुपया। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। अब जो प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग चलेंगे, इसके लिए हमको कितना रुपया देनी पड़ेगी ना 15 रुपया। और इसके बाद से इसके अतिरिक्त, जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग यहाँ चलते हैं तो एक्स्ट्रा हमको 8 रुपया लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो और 8 रुपया लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो और 8 रुपया लगेगा। मतलब इसके बाद ये जो 15 रुपया जहाँ तक हमको चला, उसके बाद हम जितना दूर चलेंगे उतना हमको 8 रुपया करके ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रश्न के अनुसार, ठीक, तो प्रश्न अनुसार क्या है, जैसे कि बोला गया ना कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है ना 15 रुपया। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं ना प्रथम पद, यानी कि A1 मानेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कि A1 बराबर कितना है 15 रुपया, है ना। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, A1 बराबर 15 रुपया। अब देखो द्वितीय किलोमीटर का किराया, ठीक है, द्वितीय किलोमीटर का किराया यानी कि क्या ले लेंगे इसमें हम A2 बराबर। अब देखो, अब इस 15 रुपया में से 8 रुपया और ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 23 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपया आ गया 23 रुपया। अब आगे देखते हैं तृतीय। ठीक है, कम से कम 3 को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि AP में है कि नहीं है। तो अब देखते हैं कि तृतीय किलोमीटर का किराया, ठीक है, तीसरा जो किलोमीटर है अगर उसका किराया निकालेंगे तो जो 23 रुपया है इसमें से 8 रुपया और जोड़ देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा ना 31 रुपीज़। ठीक है, 3 को वैल्यू में हमको पता चल गया, A1 A2 और A3। ठीक है, तीनों पता चल गया ना। अब सार्वंतर निकालते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सार्वंतर में क्या होगा, D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, D1 लिख देते हैं इसको, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 में मेरा कितना है ना 23 है और A1 में कितना है देख सकते हो 15 है। अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो आ जाएगा 8। ठीक, अब D2 निकालते हैं इसमें से। D2 कैसे निकलेगा, फिर निकालते हैं यहाँ D2। ठीक है, बराबर इसमें भी क्या करेंगे ना A3 माइनस A2 लिख लिए, A3 माइनस A2। अब A3 में मेरा कितना था ना देख सकते हो, A3 में कितना है ना 31 है, तो यहाँ लिखेंगे 31 माइनस A2 में कितना आया था ना 23 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 23। अब जब दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा ना 8 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 8 मेरा बचा, यहाँ पर भी 8 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सार्वंतर समान आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, चूंकि सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, डिफरेंस समान आ गया, मतलब हम क्या लिखेंगे कि इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। काफ़ी ज़्यादा आसानी से बन गया यह क्वेश्चन। ठीक है, क्यों बन गया आसानी से, क्योंकि हम लोगों का बेसिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया जो हम स्टार्टिंग में बताएं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, अब सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके बतानी है कि यह AP में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं जिसमें से हवा भरी हुई है।
तो इस प्रकार से एक सिलेंडर बना लिए। अब इसमें से हवा क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है, इस जगह से हवा मेरा पास हो रही है, एयर। अब देखो माना कि बेलन में हवा की मात्रा, अब हम मान के चलते हैं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, ठीक है, बेलन में कितना हवा है ना, 1 हवा है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, आगे देखते हैं। इसलिए प्रश्न अनुसार क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न अनुसार A1 बराबर 1, ठीक है। तो उसके बाद से क्या लिखेंगे कि प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार नहीं, हाँ प्रथम बार ही लिखते हैं, प्रथम बार हवा, ठीक है, प्रथम बार हवा निकाला, ठीक है, प्रथम बार हवा निकाला, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो प्रथम बार हवा निकाला है उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि कितना निकाला है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 1/4, इतना हवा हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो इसलिए A2 बराबर कितना है ना, जो मेरा टोटल है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना ना 1/4 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब 1/4 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम ले लिए, आ गया 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 तो कितना आ गया ना 3/4, ठीक है, 3/4 आ गया यहाँ पर, ठीक। अब क्या हो गया, A2 बराबर आ गया मेरा कितना ना 3/4, ये आ गया A2, ठीक। अब आगे बनाते हैं इसको, ठीक। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हवा निकाला, ठीक है, फिर से लिखेंगे कि हवा निकाला, ठीक है, हवा निकाला कितना ना 1/4, इतना हवा निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा पास जो A2 में जो हवा बचा हुआ है उसमें से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3/4 इंटू 1/4, ठीक। तो मेरा कितना होगा ना 3/16, ठीक है, 3 कितना आ गया ना 16 आ गया। अब देखो A3 निकालते हैं, ठीक है, A3 जब निकालेंगे इसमें से तो A3 बराबर क्या होगी ना, यहाँ पर देख सकते हो जो A2 है यानी कि 3/4 उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे ना 3/16, ठीक है, क्योंकि इतना हवा हम निकालेंगे इसलिए इसमें हम इसको माइनस करते हैं। एलसीएम दोनों के ले लेंगे तो कितना आएगा ना 16 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 4 जा 16, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 12 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो 12 में से अगर 3 चल गया तो मेरे पास कितना बचेगा, ठीक है, तो 12 में से 3 चल गया तो 9 बचेगा, और 9/16, ठीक है। तो ये आ गया मेरा A3, ठीक है, ये कितना आ गया ना A3 आ गया। यहाँ से देख सकते हो A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, ठीक है, और यहाँ A3 भी आ गया। अब क्या है, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं जब A3 आ जाएगा तो हम सीधा सीधा सारवंतर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सारवंतर D बराबर, ठीक है, सारवंतर D बराबर क्या A2 माइनस A1, ठीक है, इतना लिख लिए। A2 में मेरा कितना आया था ना 3/4 माइनस A1 में मेरा कितना था 1 था, ठीक है, इतना था ना। अब इसको क्या करेंगे, अब भिन्न का जोड़ कर देते हैं, यानी कि 4 आ गया, 3 माइनस 4, ठीक है, घटा देंगे तो -1/4 आ जाएगी, ठीक है, -1/4 आ गया ना। अब D2 निकालते हैं, ये मेरा कितना था ना D1 था, अब हम क्या निकालेंगे D2 निकालते हैं, ठीक है। जब D2 निकालेंगे तो D2 में क्या है A3 माइनस A2, ठीक है, D2 में कितना है A3 माइनस A2। अब देखो कि A3 में मेरा कितना आया था ना 9/16 माइनस A2 में कितना आया है ना 3/4। एक बार देख लेते हैं, A3 में 9/16 आया है और उसके बाद से A2 में 3/4 आया है, तो यहाँ पर भी हम वही लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं, तुम एलसीएम कितना आ गया ना 16, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ 9 होगा, क्योंकि 16 को 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो मेरा 16 होगा, और उस 1 को 9 से अगर मल्टीप्लाई किए तो मेरा 9 ही होगा। माइनस 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12।
कितना आ गया -3/16। अब जरा देख सकते हो यहाँ पर कि D1 में मेरा कितना आया है -1/4 और D2 में कितना आ गया है मेरा -3/16। तो दोनों बराबर है, दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि D1 डोंट इक्वल टू D2 बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिए बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। इसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये सब क्वेश्चन हम बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर ये सब हम लोग सही से नहीं समझेंगे तो जो आने वाला एक्सरसाइज है जैसे 5.2 है, ठीक है, 5.3 है, वो सब अधिक समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रत्येक प्रथम मीटर में खुदाई जो की है उसमें से 150 रुपया लगा और एक्स्ट्रा और जितना खुदाई करेंगे उसमें 50 रुपया करके बढ़ते गया, ठीक है। तो जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होती है। तो क्वेश्चन 3 में सबसे पहले हम लोग एक कुआं बना लेते हैं, जैसे इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से कुआं बना लिए। अब जो है इसकी खुदाई करनी, जैसे पार्ट पे पार्ट इसको हम लोग बांट लिए, ठीक है, इस तरह से। अब जो यहाँ से यहाँ तक जो पहला जो खुदाई हुआ उसमें कितना रुपया लग गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक ना 150 रुपया, ये मेरा क्या हो गया ना A1 हो गया। अब उसके बाद से जितना और अधिक खोदेंगे हर एक में मेरा कितना कितना ऐड होगा ना, जैसे कि 150 है प्लस 50 रुपये ऐड होगा बराबर 200 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से फिर इसमें अगर हम लोग देखें तो इस 200 में से हम कितना ऐड करेंगे ना 50 ऐड करेंगे, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा फिर 250 होगा। इस तरह से जो है खुदाई होती गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत यानी A1 बराबर कितना है 150 रुपया, ठीक है। उसके बाद से दूसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी A2 बराबर 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब तीसरी मीटर की लागत, तीसरी मीटर की लागत, ठीक है, A3 बराबर कितनी हो जाएगी ना, तीसरी मीटर की लागत कितनी होगी A3 में हम क्या लिखेंगे, ये जो 200 है ना इसमें से और 50 रुपये जोड़ देते हैं यानी कि 250 रुपीज़ आ गई, ठीक है। अब तीनों वैल्यू हमको पता चल गया A1 A2 A3। अब सीधा सीधा हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, क्योंकि सार्वंतर इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना D बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होती है ना A2 माइनस A1, यही होती है ना A2 माइनस A1। A2 में मेरा कितना है ना 200 है, ठीक है, A2 में मेरा 200 है, A1 में मेरा कितना है ना 150 है, ठीक। दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा ना 50 रुपया आ जाएगी। अब क्या करेंगे D1 निकल गया मेरा, D2 निकालते हैं, ठीक है। D2 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है ना 250 है, देख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे हम 250 माइनस 200, ठीक है, बराबर कितना आ गया, इसमें भी आ गया 50 रुपया,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ भी 50 आ गया और यहाँ भी 50 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर, ठीक, चूंकि सार्वंतर समान है, ठीक है, सार्वंतर क्या है ना, समान है। अब क्या करेंगे, इसलिए यह समांतर, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब हम d को बराबर कर लेते हैं, यानी कि दोनों में d बराबर, जैसे d1 बराबर और d2, यानी दोनों में अगर सेम आ जाए, डिफरेंस सेम आ जाए, यानी सार्वंतर बराबर आ जाए, तो वह जो क्वेश्चन है वह एपी में कहलाएगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो आप बोल सकते हो यह समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना, ताकि ये सब जो वीडियो है, ये सब जो क्वेश्चन है, इसका लाभ सभी को मिल सके। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि खाते में, ठीक है, क्या बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है, यानी कि ब्याज पर ब्याज लिया जाना। ठीक है, ब्याज पर ब्याज लिया जाने को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। ठीक, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा बेसिक हल्का सा लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में कि CI, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अच्छा, CI का मतलब क्या होती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कहते हैं किसको, यानी कि ब्याज पर ब्याज। ठीक है, यह हो गया आपका CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, पहले वर्ष की राशि, ठीक है, पहले वर्ष की राशि कितनी दी हुई है, A1 मान लेते हैं इसको, बराबर 10,000। ठीक है, इतना दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है, रेट 8%। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का ब्याज अगर हम लोग निकालते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक, जब हम लोग दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, मूलधन किसको कहते हैं, ये जो पहले वर्ष की राशि है ना, यही मेरा मूलधन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मूलधन की जगह पर हम 10,000 दे देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया है 1 साल, बटा में 100, काट देते हैं इसको, तो कितना आ गया मेरा 800। ठीक है, कितना आ गया, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 800 आ गया। अब हम दूसरे वर्ष की राशि, यानी कि जो दूसरा वर्ष का ब्याज आया है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो मूलधन है मेरा 10,000, इसमें से जोड़ेंगे, तब जाके दूसरे वर्ष की राशि आएगी। ठीक, तो हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि लिखते हैं पहले कि दूसरे, इसलिए दूसरे वर्ष, ठीक, इसलिए दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, दूसरे वर्ष की राशि। अब दूसरे वर्ष की राशि यानी कि A2 बराबर, ये जो 10,000 है, इसमें से हम जो ब्याज आया है मेरा, उसको हम ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगी ना, 10,800। ठीक है, इतना रुपया आ गया, 10,800 रुपया आ गया इसमें सेकेंड ईयर में। अब थर्ड ईयर का ब्याज निकालेंगे, उसके बाद से जो ब्याज आएगा उसको फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, तीसरे वर्ष के ब्याज में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि फिर से वही करेंगे। अब मूलधन मेरा कितना हो गया ना, 10,800 हो गया। ठीक है, 10,800 अब मूलधन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% ही है। ईयर जो है, टाइम मेरा 1 साल ही है। ठीक है, टाइम कितना है, 1 साल ही दिया हुआ है। इज डिवाइडेड बाय 100, काट दिए इसको, तो 108 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
ठीक है। 108 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 864, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 100 को 8 से गुना करेंगे तो 800 और 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, तो 864 रुपया आ गया तीसरे वर्ष का ब्याज। अब इस ब्याज को हम इस मूलधन में जोड़ते हैं तब तीसरे वर्ष की राशि आएगी, ठीक। तो तीसरे वर्ष की राशि यानी A3 बराबर कितनी आएगी ना 10,800 प्लस 864, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा ना 11,664 रुपया, ठीक। तो इस प्रकार से देख सकते हो पहले वर्ष की जो हम लोग की राशि थी वो मेरा कितना ना 10,000, दूसरे वर्ष की राशि आप देख सकते हो कितना आया है 10,800, और तीसरे वर्ष की राशि आप देख सकते हो कि 11,664, ठीक है। अब जब तीनों वर्ष की राशि आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसमें से सारवंतर निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सारवंतर, चूंकि सारवंतर D बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 यानी दूसरे साल मेरा कितना आया था, दूसरे साल की जो राशि है 10,800 माइनस पहले साल की जो राशि है वो 10,000 है। अब दोनों को अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना आएगा ना 800 आएगा ना। अब क्या करते हैं, फिर D1 तो हम निकाल लिए, अब हम D2 को निकालते हैं, ठीक। D2 को निकालते हैं, इसको हम D1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे ना D1 नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना D2 को निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम कि D2 बराबर, ठीक है। तो D2 बराबर में हम क्या लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है ना 11,664, ठीक है, 11,664। अब देख सकते हो इसमें से हम घटा देंगे किसको ना 10,800 को, ठीक है। जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर जो मेरी राशि आएगी घट के वो कितनी आएगी ना 864, ठीक है, इतना आ जाएगा। आप जरा देख सकते हो यहाँ पर जो हमने निकाली है D1 इसमें कितना आया है ना 800 आया है, और D2 में कितना आया है ना 864 आया है। दोनों इक्वल तो नहीं है। अब जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सारवंतर समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी बहुत ही आसान तरीके से बन गया, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये काफ़ी ज़्यादा सीखने लायक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि देख लिए हैं जो क्वेश्चन है 5.1 का जो क्वेश्चन है 1 से लेके 4 तक, यहाँ तक हम लोगों ने बना लिए हैं। अब जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम तो उसमें क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से नीचे सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।